जिस लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा है, उसी लाउडस्पीकर के मुद्दे को योगी सरकार ने सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया। यूपी में तमाम विवाद के मुद्दों को आपसी सहमति से निपटाया जा रहा है, जिसकी मिसाल अब दूसरे राज्यों में भी दी जाने लगी है। पहले लाउडस्पीकर पर एक्शन और अब सड़कों पर नमाज पर रोक। ये मुद्दे देश की सियासत को गर्म करते हैं। जो मुद्दे देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ते हैं, वो मुद्दे यूपी में आपसी सहमति से भाईचारे की मिसाल दे रहे हैं। आज यूपी में रमजान की अलविदा नमाज की तस्वीरें आई। सड़कों के बजाय नमाजियों ने मस्जिद का रुख किया। ना कोई विवाद, ना कोई घमासान। भी की गई थी कि लोग मस्जिदों पर सड़कों पे नमाज ना अदा करें और मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करें, और एक मस्जिद जब फुल हो जाए तो दूसरी मस्जिद में चले जाएं। तो लोगों ने उस पर अमल किया है। तो बहुत ज़्यादा लाउडस्पीकर की ज़रूरत भी नहीं थी। लिहाजा हम नहीं समझते हैं कि किसी को इसमें किसी दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ा। योगी सरकार की ओर से प्रशासन को साफ साफ आदेश दिया गया था कि सड़कों बाजारों पर नमाज नहीं होगी। प्रशासन ने स्थानीय धर्म गुरुओं से बात की, जिन्होंने सरकार के फैसले का स्वागत किया और नमाजी मस्जिदों में अलविदा नमाज अता करने पहुंचे। तो इसमें शासन की तरफ से जो भी आदेश दिए गए हैं कि रोड पे या कहीं भी कोई ऐसी जगह जिसमें दूसरों को भी किसी को तकलीफ हो, रास्ते में गुजरने वालों को भी तकलीफ हो, तो ऐसी जगह नमाज नहीं अदा करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मस्जिद में और अपने रास्ते को छोड़ करके नमाज को अदा किया जाए। यूपी के अलग अलग शहरों में तस्वीरें सामने आई, जहां लोगों ने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी। कानपुर से लेकर गोरखपुर तक, मेरठ से मुजफ्फरनगर तक शांतिपूर्ण तरीके से अलविदा नमाज अता की गई। जो सड़कें और बाजार नमाज की वजह से जाम में तब्दील हो जाते थे, वहां कई सालों की परंपरा टूटी। उत्तर प्रदेश में अलविदा की नमाज के लिए 31,151 स्थानों को पुलिस ने चिन्हित किया। यहाँ 46 कंपनी पीएससी के साथ साथ 7 सीआरपीएफ बटालियन लगाई गई थी। पुलिस ने 2,705 स्थानों को संवेदनशील माना है, जहां भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई, तो वहीं ड्रोन से भी निगरानी की गई। यहाँ पे 2 शिफ्ट में यहाँ पे नमाज हो रही है और क्लियर कट जो भी शासन की गाइडलाइंस थी कि रोड पे नमाज नहीं होगा, सभी ने इसका स्वागत भी किया है और सभी धर्म गुरुओं ने हमें रिटर्न में भी दिया था कि जो भी नमाज होगी वो मस्जिद के अंदर होगी। और आप देख सकते हैं कि अभी जामा मस्जिद में पहली जो शिफ्ट थी इनकी खत्म हुई है, दूसरी शिफ्ट अभी इनकी शुरू होने जा रही है। तो इस तरह अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग शिफ्ट में नमाज हो रहा और मस्जिद के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 19,949 मस्जिदों में अलविदा की नमाज पढ़ी गई। इसके लिए 29,806 धर्मगुरुओं से बातचीत की गई। इस दौरान 21,965 लाउड स्पीकर हटाए गए, 42,332 लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई। मुस्लिम संगठनों की ओर से मस्जिद में नमाज पढ़ने और लाउड स्पीकर को लेकर एडवाइजरी जारी की गई, जिसका पालन आज देखने को मिला। पर किसी तरीके का ट्रैफिक जाम ना हो और मस्जिदों के जिम्मेदारों से भी तमाम गुजारिश की गई है कि जहां भी नमाज होती है वहां पे लाउड स्पीकर को कोर्ट के हिदायत के मुताबिक उसका डिसेबल उसी पैमाने पर रखा जाए। तो मुझे उम्मीद है कि पूरे शहर में और सूबे के अंदर जहां जहां भी मसाजिद दरगाहें खानकाहें हैं, वहां पर पूरी पाबंदी के साथ इस पर अमल किया गया है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि नमाज के वक्त में जो आवाज है वो प्रीमाइसेस के अंदर ही रही। हालांकि इसके इतर राजस्थान के जयपुर से सड़कों पर भारी संख्या में नमाज पढ़ने की तस्वीरें सामने आई। उधर अब योगी सरकार के फैसले की तारीफ बाकी राज्यों में हो रही। अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा का संग्राम छेड़ने वाले राज ठाकरे ने योगी का नाम लेकर उद्धव सरकार पर तंज किया। सीएम योगी को शुभकामनाएं देते हुए आभार तो जताया ही, साथ ही ये लिख दिया कि बदकिस्मती से महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी है, जगदम्बा उन्हें सद्बुद्धि दे। राज ठाकरे के ट्वीट की सुलगती चिंगारी में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने और घी डाल दिया। ए भोगी, कुछ तो सीख हमारे योगी से। बहरहाल लाउड स्पीकर की सियासत ने महाराष्ट्र से यूपी में एंट्री मारी। उस सियासत ने योगी सरकार के एक्शन के बाद दम तोड़ दिया। जिन सड़कों पर नमाज का मुद्दा सियासी संग्राम लेता, यूपी में वही मुद्दा अब मुद्दा नहीं रहा। आज तक ब्यूरो। बुलडोजर के बाद लाउड स्पीकर पर धर्म संकट है। यूपी में योगी का एक्शन चल रहा है तो महाराष्ट्र में रिएक्शन हो रहा है। सियासत इतनी लाउड हो गई है कि ठाकरे भाई आमने सामने आ गए हैं।
योगी और भोगी के बयान के साथ नई सियासी पिच पर उतरे राज ठाकरे कल शक्ति प्रदर्शन करें और इसका आगाज आज पुणे से शुरू हो गया। पूजा पाठ के बाद पुणे के लिए रवाना हो गए हैं राज ठाकरे, जहां पर उन्होंने 100 से ज्यादा पंडितों का आशीर्वाद दिया और कल औरंगाबाद में बड़ी रैली। पहले हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ा, नारेबाजी हुई, मामला जेल और बेल तक पहुंच गया। अब लाउड स्पीकर शोर मचा रहा है। आवाज ठाकरे परिवार के घर से ही उठने लगी। राज ठाकरे ने अपने ही भाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया। 3 मई की डेडलाइन है, लेकिन माहौल अभी से बनाया जा रहा है। कल औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली है। आज पुणे से रवानगी से पहले राज ठाकरे को 150 पुरोहितों ने आशीर्वाद दिया। पूजा मंत्रोच्चार के बाद राज ठाकरे को औरंगाबाद रवाना किया गया, मानो कोई नई जंग हो। जो पुरोहित हैं, जो तकरीबन 100 के करीब संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पे मंत्रोच्चार का पठन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और राज ठाकरे हैं कि वो यहाँ से यानी पुणे से औरंगाबाद की ओर अभी निकल पड़े हैं। जो उनका निवास स्थान है उसके बाहर यहाँ पर वो आ चुके हैं। कुछ ही देर पहले जो पुरोहित है, जो ब्राह्मण है, उन्होंने उनके ऊपर जो आशीर्वाद दिए, जो मंत्रोच्चार का पठन किया, वो हमने सुनाई दिया है। राज ठाकरे के मैदान में आने से उद्धव ठाकरे ने भी पलटवार कर दिया। राज की औरंगाबाद रैली से पहले ही महाविकास अघाड़ी की आज पुणे में रैली है। रैली में ना तो उद्धव होंगे, ना ही गठबंधन के कोई बड़े नेता या मंत्री। शायद बताने की कोशिश है कि राज ठाकरे का मुकाबला जिला स्तर के नेता ही कर लेंगे, लेकिन पोस्टर की लड़ाई सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट पर आ गई है। लाउड स्पीकर वाली इबादत के खिलाफ आवाज महाराष्ट्र से ही उठी, लेकिन जैसे ही यूपी ने तेजी दिखाई, सियासत गर्मा गई। यूपी के करीब 1 लाख मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज बंद हुई तो महाराष्ट्र में सियासत और लाउड हो गया। हाल तक बीजेपी के खिलाफ आग उगलने वाले राज ठाकरे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। राज ठाकरे ने सीएम योगी को शुभकामनाएं देते हुए आभार तो जताया ही, साथ ही ये लिख दिया कि बदकिस्मती से महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी है, जगदम्बा उन्हें सद्बुद्धि दे। राज ठाकरे साहब तो राज ठाकरे साहब है। वो उनके जैसा एक ही आदमी हो सकता है और वो खुद हो सकते हैं। ये जो बैठे सत्ता में वो भोगी है, उनको सत्ता ही भोगना है, उनको कुछ काम नहीं करना है। लेकिन नारा कौन दे रहा है? नारा देने वाले जो लोग हैं, जिससे अभी हम लोग क्या नव हिंदुत्ववादी, अभी उनको नया नया हिंदुत्व के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि हिंदुत्व भी देश में है। राज ठाकरे ने नई पिच पर बैटिंग करने उतरे तो उन्हें बीजेपी का भी समर्थन मिलने लगा। पूर्व सीएम फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने तो राज ठाकरे की ट्वीट को और सुलगा दिया। उन्होंने लिखा, ए भोगी, कुछ तो सीख हमारे योगी से। राज ठाकरे की लड़ाई सियासी जमीन तलाशने की भी है। पिछले 2 विधानसभा में उनकी पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत पाई, जबकि 2009 में एमएनएस को 13 सीटें मिली थी। शिवसेना के कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने से हार्डकोर हिंदुत्व का मैदान खाली है। इस पिच पर बीजेपी बचा बचा कर खेल रही है। राज ठाकरे यहां खुलकर खेलना चाहते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के खिलाफ आर फैक्टर में एक नाम और जुड़ गया, राणा राणे। और रनौत पहले ही उद्धव ठाकरे से लोहा ले रही हैं। पुणे से पंकज खेलकर और मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे संवाददाता पंकज की रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, कैसे ठाकरे वर्सेस ठाकरे, ये दोनों भाई आपस में अब टकराने को तैयार हैं? राज ठाकरे की क्या रणनीति है? आप उनके काफिले के साथ इस वक्त हैं, कहां पर ये काफिला पहुंचा है और क्या रणनीति है कल की?
देखिए फिलहाल ये काफिला यानी राज साहब ठाकरे का पूरा कॉन्वॉय है, ये वडू, ये जो तीर्थ क्षेत्र है छत्रपति संभाजी महाराज की जो समाधि है वहां पर अभिवादन करके राज साहब ठाकरे अभी औरंगाबाद की ओर कूच कर चुके हैं, यानी निकल चुके हैं। जो काफिला है उसके अंदर जैसे कहा जा रहा था कि 500 गाड़ियां होगी, वैसी गाड़ियां तो नजर नहीं आ रही है, कुछ 40 एक गाड़ियां होगी। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पुलिस ने एक प्रकार आगाह किया था, सावधानी दी थी मनसे के नेताओं को कि ज्यादा गाड़ियां होनी नहीं चाहिए, और इसीलिए जो गाड़ियां हैं वो बिखर गई होगी या अपने अपने ओर से आ रही है। और इस तरह से ये काफिला जो शक्ति प्रदर्शन है और ये जो नया हिंदुत्व है, जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है महाविकास आघाड़ी के नेताओं से कि ये नया हिंदुत्व सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं राज ठाकरे, और इसलिए उनकी आलोचना महाविकास आघाड़ी के नेता करते दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी ओर जो शक्ति प्रदर्शन है औरंगाबाद की ओर निकल चुका है ये काफिला राज साहब ठाकरे का। तेज दौड़ती जो गाड़ियां हैं, राज साहब ठाकरे साथ में जा रहे हैं, नेता मंडली है, बड़े बड़े नारे दिए जा रहे हैं। हिंदू जननायक ये जो उपाधि राज साहब ठाकरे को दी है, तो पहले जो सुनने में आता था, देखने को मिलता था कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, अब वही स्थान जो कि भाजपा का एक स्ट्रांग टीम थी शिवसेना, उसको रिप्लेस करने की ये कहीं ना कहीं एक कोशिश है। और जो राज साहब ठाकरे का करिश्मा है, जो क्राउड पुलर है, और वो जो एक करिश्मा है वो उसका फायदा लेते हुए। पंकज, आप नजर बनाए रखें तो आप उस काफिले का हिस्सा हैं। पुणे से औरंगाबाद के लिए रवाना हो गए हैं राज ठाकरे और बड़ी तैयारी है कल की रैली की। इधर यूपी में करीब 1 लाख मस्जिदों में लाउडस्पीकर की बोलती बंद हो गई, लेकिन सियासी शोर बढ़ता जा रहा है। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार में ही तकरार दिखने लगी तो ओवैसी ने धर्म विशेष पर यह प्रहार बताया। यूपी में लाउडस्पीकर की जबरदस्त लानत मलानत हो रही है। मुंडेरों से, मीनारों से, गुंबदों से लाउडस्पीकर की विदाई हो रही है। यूपी पुलिस तो हाथ धोकर लाउडस्पीकर के पीछे पड़ गई है, जैसे लाउडस्पीकर नहीं किसी हिस्ट्री शीटर को दबोचना हो। यूपी के हर शहर से लाउडस्पीकर पर कहर की तस्वीरें आ रही हैं। कड़क जोरदार आवाज वाले लाउडस्पीकर तेजी से खामोश हो रहे हैं। एक एक शहर की तस्वीर देखिए। कानपुर के ये लाउडस्पीकर आसमान से जमीन पर उतार दिए गए। मंदिर, मस्जिद, हर जगह लाउडस्पीकर से एक जैसा सलूक, हर तरफ लाउडस्पीकर से बेरहमी हो रही है। और अब अलीगढ़ की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ तो लाउडस्पीकर को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। ड्रोन से ठिकानों की तलाश कर ठिकाने लगाए जा रहे हैं ये बेचारे लाउडस्पीकर। बेचारे लाउडस्पीकर की झांसी में भी दाल नहीं गली। यहाँ भी इन्हें अर्श से फर्श पर गिर जाना पड़ा। यूपी के किसी भी शहर में चले जाइए, लाउडस्पीकर औंधे मुंह गिरते आपको दिख जाएंगे। मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, कहीं लाउडस्पीकर आबाद नहीं, हर तरफ आफत, हर तरफ शामत। योगी राज में लाउडस्पीकर का नामो निशान नहीं रहने दिया जाएगा। धर्म के नाम पर शोर करने वाले लाउडस्पीकर की बोलती बंद होकर रहेगी। यूपी में अब तक 58,861 लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई। 45,773 लाउडस्पीकर को उतारकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। यूपी से सटे बिहार में भी लाउडस्पीकर पर सियासत फुल वॉल्यूम पर है। सरकार में बीजेपी के मंत्री जनक राम यूपी की तर्ज पर एक्शन की हुंकार भरने लगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून का पाठ पढ़ा दिया। दो इफ्तार में नीतीश से गलबहिया करने वाले तेजस्वी भी नीतीश की जुबान ही बोलते दिखे। लगता है बिहार में बीजेपी जेडीयू सरकार में सब ठीक नहीं है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कानून संगत अगर काम हो रहा है तो उसका असर तो बिहार में जरूर देखने को मिलेगा। बिहार में हटवाएंगे लाउडस्पीकर? बिल्कुल, न्याय संगत है, कानून जब आएगा तो बिल्कुल हटेगा। हमको तो लगा कि यूपी में हाईकोर्ट का ऑर्डर है
इस वजह से किया जा रहा होगा। अब बिहार में ये विषय आया नहीं है, जब विषय आएगा तो देखा जाएगा सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या कानून लाएगी, उसके बाद ही नाम कुछ जो है प्रस्ताव रखेगी। लाउड स्पीकर जितना डाउन हो रहा है, सियासत उतनी ही लाउड हो रही है। ओवैसी इसे धर्म विशेष पर टारगेट बता रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती धर्म निरपेक्षता पर चोट करार दे रही हैं। क्या लाउड स्पीकर क्या सिर्फ मस्जिद पर लगता है, किसी और दीगर इबादतगाह पर, रिलीजियस प्लेस पर नहीं लगता है लाउड स्पीकर? क्या सिर्फ रमजान में या सिर्फ अज़ान में लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है? क्या दूसरे मजहब के त्योहारों में इस्तेमाल नहीं होता? बदकिस्मती से ये हमारे हमसाया मुल्क में मजहब के नाम पे एक उस वक्त उन्होंने भी मजहब का गलत इस्तेमाल करके पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया और आज तक वो मुल्क जो है उसका खिमियाजा भुगत रहा है। बिजली पानी, बिजली के लिए लोगों में हाहाकार मची हुई है। पहले बुलडोजर और अब लाउड स्पीकर पर धर्म संकट है। एक्शन को कानूनी बताया जा रहा है, लेकिन संदेश क्या है, कहां तक है, इस पर घमासान है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। बिजली की किल्लत से आधा हिंदुस्तान त्रस्त नजर आ रहा है। एक और गर्मी पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ रही है तो दूसरी तरफ बिजली कटौती ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई राज्य अब बिजली संकट से गुजर रहे हैं और गर्मी के साथ ये संकट और गहराता जा रहा है। जब देश के कई राज्यों में पारा 44 के पार पहुंच चुका है, तपती गर्मी लोगों को सता रही है। प्रचंड गर्मी लोगों पर कहर ढा रही है। तो उस दौर में बिजली कटौती आम आदमी की जिंदगी की मुश्किलें बढ़ा रही है। दरअसल भीषण गर्मी के चलते देश भर में बिजली की मांग तेजी से बढ़ी और तमाम पावर प्लांट मौजूदा मांग पूरी नहीं कर पा रहे। लिहाजा कई राज्यों के तमाम शहरों में 3 से 7 घंटे तक बिजली गुल हो रही है। मौसम के कड़े तेवर के बीच लोगों की आफत बढ़ गई है। हमें पता ही नहीं होता कब चली जाती है, रात भर तो हो परेशान, दिन को तो हो परेशान। अब बिजली सस्ती होने का हमें क्या फायदा। परसों रात भी लाइट चली गई थी, कल पूरे दिन लाइट नहीं थी और रात को भी लाइट गई है। कल 8-8, 10-10 घंटे जो है अपना लाइट नहीं आ रही, इन्वर्टर फेल हो रहे लोगों के, बच्चों के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, इतनी परेशानी है। हम लोग जो है सीनियर सिटीजन जो 70-80 के करीब पहुंच गए हैं, उनकी क्या हालत हो गई। आम आदमी की परेशानी के बीच सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आखिर देश में वाकई बिजली की कितनी किल्लत हो रही है और इस संकट की असल वजह क्या है। देश में गुरुवार को बिजली की मांग 201 गीगावाट तक पहुंच गई, जिसके चलते देश भर में 8.2 गीगावाट बिजली की कमी दर्ज की गई थी। बिजली की यही कमी शहर शहर में कटौती के रूप में सामने आ रही। गर्मी के मौसम में पावर संकट बढ़ रहा है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा बिजली की कमी है उसमें झारखंड सबसे आगे है। झारखंड में कुल डिमांड की 17.30% बिजली की कमी दर्ज की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में करीब 12%, राजस्थान में 9.6%, हरियाणा में 6.67%, उत्तराखंड में 6.59% बिजली की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कटौती से आम आदमी के माथे पर पसीना आते ही इसकी पड़ताल भी शुरू हो गई। विरोधी दलों ने बिजली की किल्लत के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। बिजली कटने की वजह पावर प्लांट्स को कोयले की सप्लाई न होना बताया। देखिए, पूरे देश के अंदर कोयले की बहुत भयंकर कमी है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो रेलवे के रैक हैं, जो ट्रेन होती हैं, वो अवेलेबिलिटी कम है और कोयले की कमी भी है। तो उसकी वजह से पूरे देश के अंदर जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनके कोयले की बहुत गंभीर समस्या है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई पावर प्लांट तक कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो पा रही, जिसका दावा तमाम गैर बीजेपी शासित राज्यों की ओर से किया जा रहा है।
एक आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र के 7 पावर प्लांट्स में कोयले की कमी है। राजस्थान के 7 में से 6 प्लांट में पर्याप्त कोयला नहीं पहुंच रहा। पश्चिम बंगाल के सभी 6, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 4 में से 3 प्लांट्स में कोयले की कमी है। दिल्ली समेत कई राज्य लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कोयला सप्लाई की कमी को ही बिजली कटौती की सबसे बड़ी वजह बता रहे हैं। डेली आ रहा है, डेली बन रही है, परंतु पावर प्लांट ऐसे काम नहीं करते हैं। उसके वर्क 21 दिन का कोयला होना चाहिए, 21 दिन का नहीं तो 14 दिन का हो, 14 दिन 7 दिन का तो हो, एक दिन के ऊपर काम नहीं होता है। वहीं कोल सप्लाई की कमी के शोर पर सरकार सवाल उठा रही है। बिजली संकट से ज्यादा इसे विरोधियों का प्रचार बता रही है। और कोल की अभी हमारे पास उसका भरपूर स्टॉक है और डेली जितना हमको चाहिए वो आ भी रहा है, तो इसलिए ज्यादा क्राइसिस नहीं आने वाला है। और ये ज्यादा मैं समझता हूँ उसको ज्यादा तरह से उसको प्रचार ज्यादा होना है। पावर संकट का सवाल उठने के साथ ही केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इस पर जवाब दिया था। 26 अप्रैल को थर्मल पावर प्लांट में 21 मिलियन टन का स्टॉक होने की बात कही थी। हालांकि केंद्र के दावों के साथ साथ जमीनी हकीकत यही है कि कई राज्यों में बिजली कटौती लगातार बढ़ती जा रही है, जो गर्मी के मौसम में आम लोगों पर जबरदस्त सितम ढा रही है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।